वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी का टॉपिक रहने वाला है। तो इसमें जो एमसीक्यू है आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कभी भी वीडियोस अपलोड हो चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो यहाँ पर जो मोस्टली क्वेश्चन लिए गए हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं उनसे लिए गए क्वेश्चन हैं, जिससे आपके सीएचओ एग्ज़ाम के साथ साथ यूपीपीएससी, नॉर्सेट और जीएमसी एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एक क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों के लिए भी दिया गया है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जो लास्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था रिस्पॉन्स टू पेन, कि इमरजेंसी में जो वाइटल साइन के तौर पर चेक किया जाएगा वो क्या होगा, वो होगा इमरजेंसी टू पेन। तो यहाँ पर जो गायनेकोलॉजी मिडवाइफरी के क्वेश्चन है इसमें स्टार्टिंग में मोस्टली क्वेश्चन है जो गायनेकोलॉजी के लिए गए हैं, देन आफ्टर 2 से 4 क्वेश्चन है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जो कि मोस्टली एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है। क्राउन रम्प लेंथ ऑफ फीटस इज मेजर्ड फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो क्राउन रम्प लेंथ है फीटस की कहाँ से मेजर की जाती है? ऑप्शन में है कोकेक्स टू द हील, वर्टेक्स टू द कोकेक्स, हेड टू कोकेक्स, वर्टेक्स टू द हेड। जो क्राउन रम्प लेंथ है फीटस की कहाँ से मेजर की जाती है? क्वेश्चन हर एक सीएचओ एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो क्राउन रम्प लेंथ है जो मेजर की जाती है कहाँ से? वर्टेक्स टू द कोकेक्स से, वर्टेक्स से कोकेक्स से। यदि आपको इस तरीके से याद नहीं होता है तो आपको वर्टेक्स और सेफेलिक प्रेजेंटेशन जरूर याद होगा, जिससे आपको इजीली याद रहेगा कि वर्टेक्स का मतलब यहाँ पर है क्या और कोकेक्स का मतलब क्या है। तो फीटस की जो लेंथ चेक की जाती है वो कहाँ से चेक की जाती है? वर्टेक्स टू द कोकेक्स, क्योंकि जो सोनोग्राफी होती है उसमें आप है जो डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आपके लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है, जो मेथड अपनाई जाती है फीटस लेंथ चेक करने के लिए कि फीटस की लंबाई क्या है, तो यहाँ पर क्राउन रम्प लेंथ है जो यूज़ किया जाता है। तो उसमें वर्टेक्स से कोकेक्स रीजन तक की लंबाई नापी जाती है, तो बताया जाता है कि सीआरएल है क्या। आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सीआरएल कैसे चेक करते हैं या फिर सीआरएल है क्या। तो सीआरएल कहाँ से चेक की जाती है? वर्टेक्स टू द कोकेक्स रीजन से। नेक्स्ट है यहाँ पर रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन इलेक्टेड ड्यूरिंग बाय मैनुअल एग्जामिनेशन इज नोन एज। तो जो रेगुलर और रिदम में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करने के टाइम पर, जब हम यूट्रस का बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस टाइम पर कंटिन्यूसली रिदम में जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो क्या कहलाएंगे? स्पेशली जब वो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में ही आ रहे हो, नॉर्मली ना आ रहे हो। ऑप्शन में चैडविक साइन, हैगर साइन, पाल्मर साइन या फिर गॉडल साइन। तो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के टाइम पर जो रेगुलर और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आते हैं कहलाते हैं पाल्मर साइन। क्या कहलाते हैं? पाल्मर साइन। बायो मैनुअल एग्जामिनेशन को लेके आपको भी इमेज दिखाई जाएगी कि बायो मैनुअल एग्जामिनेशन किस तरीके से किया जाता है। जब भी बायो मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उनको क्या कहा जाता है? पाल्मर साइन। तो आप इस तरीके से यदि पाल्मर साइन याद नहीं होता तो बाय मैनुअल हाथ से ही किया जाएगा, मैनुअली किया जाएगा, तो पाम आपको याद रहेगा इस तरीके से, तो आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पाल्मर साइन। बाकी जो अदर साइन है चैडविक, हैगर्स, गॉडल साइन, ये भी प्रेगनेंसी में होने वाले साइन हैं, ये एग्जाम में आते हैं, आपको कई बार बताए जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? पाल्मर साइन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इन इमेज विच काइंड ऑफ प्रोसीजर इज डूइंग बाय द एग्जामिनर। तो यहाँ पर एक एग्जामिनर है वो एक प्रोसीजर डन कर रहा है, तो ये कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है? यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, लियोपोल्ड मैन्यूवर, फंडल प्रेशर या फिर यूट्रस मसाज। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर किया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा ये कौन सा प्रोसीजर है? ऑप्शन में बाय मैनुअल, लियोपोल्ड, फंडल प्रेशर या फिर यूट्रस मसाज। तो ये जो प्रोसीजर किया जा रहा है यहाँ पर ये बाय मैनुअल एग्जामिनेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों हाथों से यूट्रस को क्या किया जा रहा है? चेक किया जा रहा है। ज़रूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में ही किया जाता है, कभी कभी
कुछ अदर प्रॉब्लम हो गायनेकोलॉजी में उस टाइम पर भी परफॉर्म किया जा सकता है। बाय मैनुअल एग्जामिनेशन में क्या किया जाता है, दो हैंड यूज करता है डॉक्टर टू चेक द साइज एंड लोकेशन ऑफ वुमेन्स पेल्विक ऑर्गन। तो वुमेन के जो पेल्विक ऑर्गन है उनकी साइज और प्लेस चेक करने के लिए है जो क्या करते हैं डॉक्टर, लोकेशन चेक करने के लिए बाय मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं। तो जो पेल्विक ऑर्गन है उनमें स्पेशली यूट्रस और ओवरीज को चेक करने के लिए करते हैं। और ये एग्जामिनेशन है जो प्रोसीजर है जनरली गायनेकोलॉजी प्रोसीजर के तौर पर ही परफॉर्म किया जाता है, जिससे कुछ जो कंडीशन है जैसे कि यूरिनेशन को रिलेट करती हुई कंडीशन है या फिर कैंसर से रिलेट कंडीशन है कि कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं हो रही है यूट्रस या ओवरी में, तो इस तरीके से जो बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है परफॉर्म किया जाता है दो हाथों से। यूट्रस अपनी जो एंटीबायोटिक एंटीफ्लेक्सिस प्लेस पर है या नहीं है, तो ये पता करने के लिए ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। ये जनरली जो ट्रेंड गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ग्लैंड अर्लीस्ट अपीयर इन द एम्ब्रियो इज। तो कौन सी ग्लैंड है जो एम्ब्रियस पीरियड में सबसे पहले है जो देखने को मिलेगी, सबसे पहले डेवलप हो जाती है। ऑप्शन में पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल या फिर ओवरी। तो एम्ब्रियो पीरियड में जो सबसे पहले ग्लैंड डेवलप होती है वो है थायराइड ग्लैंड। और जो थायराइड ग्लैंड है तीसरे वीक जेस्टेशन का जो थर्ड वीक होता है, इवन जब आप कभी कभी प्रेगनेंसी आपकी डायग्नोज भी ना हो पाई हो तो उसी वीक में क्या हो जाता है, जब तक थायराइड ग्लैंड डेवलप हो चुकी होती है तो सबसे पहले जो ग्लैंड डेवलप होती है वो क्या है, वो है थायराइड ग्लैंड। और ये तीसरे वीक से ही जनरली डेवलप होना स्टार्ट करती है। बिगनिंग कब से होती है, थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन से, बट थर्ड टू फोर्थ वीक्स ऑफ जेस्टेशन से क्या करने लगती है, थायराइड हार्मोन को रिलीज करने लगती है बेबी के लिए। तो ये थायराइड ग्लैंड कहाँ, जो एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहली एंडोक्राइन डेवलप होती है जो बेबी में, वो कौन सी है, थायराइड ग्लैंड। आपको क्वेश्चन याद रखना है। और यदि पूछा जाता है कि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो वो भी थायराइड ग्लैंड है। तो यहाँ पे आप याद रखें कि सबसे पहले जो फीटस में एम्ब्रियो में डेवलप होने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड है वो कौन सी है, तो वो थायराइड। सबसे पहले कब डेवलप होती है, थर्ड वीक ऑफ जेस्टेशन में। नेक्स्ट इज एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविडा इज। तो जो एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविडा है वो कौन कहलाएंगी, ऑप्शन में है वुमेन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 25, वुमेन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 25। सॉरी, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में प्रेगनेंसी है, सेकंड में डिलीवरी है। थर्ड ऑप्शन में वुमेन हैविंग हर फर्स्ट डिलीवरी अबव द एज ऑफ 35 एंड वुमेन हैविंग हर फर्स्ट प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 35। दैट मीन्स कि यदि वुमेन ने अपनी पहली प्रेगनेंसी 25 साल की एज से ज़्यादा में की हो, दूसरा ऑप्शन है डिलीवरी हुई हो 25 साल से ज़्यादा की एज में, थर्ड ऑप्शन में डिलीवरी हुई हो, फर्स्ट डिलीवरी हुई हो 35 ईयर से ज़्यादा में, या फिर लास्ट ऑप्शन है कि प्रेगनेंसी 35 साल से ज़्यादा की एज में हुई हो। तो एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविडा का मतलब यहाँ पे आपको बताना है एल्डरली, दैट मीन्स एज्ड हो गए हैं जब, तो उस टाइम पर जो एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविडा कब कहलाएंगी, जब उनकी जो प्रेगनेंसी है फर्स्ट प्रेगनेंसी अबव द एज ऑफ 35 के बाद हुई हो। 35 ईयर के बाद उन्होंने जो प्रेगनेंसी कंसीव की हो तो मदर्स क्या कहलाती है, एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविडा। क्या कहलाएंगी, एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविडा। यहाँ पर फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आपकी 28 ईयर में हो गई हो एंड सेकंड 35 में हुई हो तो वो एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविडा में नहीं आएगा, वो एल्डरली मल्टी ग्रेविडा में कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पर एल्डरली यदि प्रीमिंग ग्रेविडा पूछते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए कि ऐसी वुमेन जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी 35 ईयर एज के बाद हुई हो, 35 ईयर एज के बाद हुई हो, तो वो किस में आएंगी, वो आएंगी एल्डरली प्रीमिंग ग्रेविडा में। प्रीमिंग ग्रेविडा का मतलब होता है कि जो आपकी पहली प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम आप प्रेग्नेंट हुई हो तो वो किस में आएंगे, प्रीमिंग ग्रेविडा में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्रिएट करती है डायबिटीज मेलाइटिस सेकेंड टाइप होने में। ऑप्शन में ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट। टाइप 2 डीएम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी चीज़ हो सकती है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तो ऑलमोस्ट सभी होंगी बट सबसे ज़्यादा रिस्क किससे होगा,
तो होगा ओबेसिटी से, मोटापे से। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आई थिंक राजस्थान CHO के पेपर में आया था, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ओबेसिटी। अब बात करते हैं टाइप फर्स्ट और सेकंड की, कि इनमें माइनर सा डिफरेंस है क्या। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन है जो क्या होता है टाइप फर्स्ट में, पैंक्रियाज इनफ जितनी ज़रूरत है उतना इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। और टाइप सेकंड में क्या होता है कि पेशेंट अनेबल रहता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। फर्स्ट में क्या होगा कि पैंक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, सेकंड में पेशेंट बिकम्स अनेबल टू यूज इंसुलिन प्रोड्यूस। तो जो इंसुलिन बना है पेशेंट उस इंसुलिन को यूज ही नहीं कर पा रहा है ज़्यादा। और जो ट्रीटमेंट होता है टाइप फर्स्ट वालों के लिए हमेशा इंसुलिन शॉट्स की ज़रूरत पड़ती है, बट टाइप सेकंड आपने देखा होगा जो लोग होते हैं वो जनरली एक्सरसाइज, मेडिकेशन, डाइट या फिर अपनी डाइट में शुगरलेस चीज़ें लेके इन सभी चीज़ों से मैनेज कर सकते हैं। बट जो टाइप फर्स्ट वाले होते हैं इनको इंसुलिन की ज़रूरत ही पड़ती है। और जो थर्ड ऑप्शन है एज ऑफ डायग्नोसिस, तो टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मेलाइटिस जनरली चाइल्डहुड में देखने को मिलती है, डायग्नोस होती है, बट जो टाइप सेकंड है एडल्ट में देखने को मिलेगी। और इसका मेन रीजन क्या है, टाइप फर्स्ट का ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है और टाइप सेकंड को लाइफ स्टाइल डिसीज भी कहा जाता है। याद रखें लाइफ स्टाइल डिसीज कौन सी है, तो वो टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस। यदि आप बैठे बैठे खा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में हैं, तो आपको ज़्यादा चांसेस होंगे टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस होने के। टाइप फर्स्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते, यदि आपको होना होगी तो हो जाएगी, बट फिर भी थोड़ी सी सावधानी रखें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिकेशन करें। तो यहाँ पर टाइप फर्स्ट एंड सेकंड में यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यदि क्वेश्चन इस तरीके से आता है, सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर पूछा जाता है टाइप सेकंड को, तो वो होगा ओबेसिटी, क्योंकि ये आपकी लाइफ स्टाइल के कारण होगा मोटापा। और जो टाइप सेकंड डायबिटीज मेलाइटिस है इसको लाइफ स्टाइल डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज इन द इमेज व्हाट प्रोसीजर इज डन बाय द गायनेकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर किया जा रहा है गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो कौन सा प्रोसीजर है। ऑप्शन में कॉर्ड ट्रैक्शन, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, फंडल प्रेशर या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कॉर्ड बाहर की तरफ निकलती दिख रही है और यहाँ से प्रेशर दिया जा रहा है। तो ये कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है, हो रहा है कॉर्ड ट्रैक्शन। आप डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जब प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है तो डायरेक्ट कॉर्ड को पकड़ के प्लेसेंटा को बाहर की तरफ खींच सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना होगा, कॉर्ड ट्रैक्शन क्यों किया जाता है, ताकि PPH जो पोस्टपार्टम हेमरेज है, आफ्टर बेबी के डिलीवर होने के बाद क्या होता है, जब प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होता है तो उसके पहले आप कॉर्ड को क्या करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, जिससे ब्लीडिंग को हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। इसीलिए कॉर्ड ट्रैक्शन को अपनाया जाता है। कैसे किया जाता है, पाल्मर सरफेस ऑफ वन हैंड इज प्लेस्ड ऑन मदर्स एब्डोमेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्रस के यहाँ पर एक जो हाथ रखा हुआ है एग्जामिनर ने अपना, जेंटली बट फर्मली पुशिंग द यूट्रस अपवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूट्रस को अपवर्ड एंड बैकवर्ड की तरफ क्या करेंगे, पुश करेंगे, बट आपको यहाँ पर फर्मली करना है, ना कि बहुत हार्डली आपको पुश करना होगा। एंड देन आफ्टर आपको क्या करना है, सेम टाइम पर जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन अप्लाइड करना होगा, कहाँ पर, अम्बिलिकल कॉर्ड पर। तो किससे, कोचर्स फॉरसेप्स से। एग्जाम में आ चुका है कोचर्स फॉरसेप्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करने के लिए, ट्रैक्शन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए क्या किए जाते हैं, कोचर्स फॉरसेप्स यूज़ किए जाते हैं। इसी टाइम पर जब आप अपवर्ड एंड बैकवर्ड क्या कर रहे हो, यूट्रस को पुश कर रहे हो, तो उसी टाइम पर क्या करना है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ओनली डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ प्लेसेंटा को पुश करना होगा और धीरे से आपको क्या करना है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेन्स को कम्प्लीटली बाहर निकाल देना है। तो ये क्या हो गया, जो प्रोसीजर यहाँ पे आपको इस इमेज में दिख रहा है, कौन सा प्रोसीजर दिया जा रहा है, कॉर्ड ट्रैक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जामिनर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या कर रहा है, मसाज प्रेशर दे रहा है यूट्रस के लिए, ताकि जो प्लेसेंटा इजीली बाहर आए। और यहाँ से क्या दिया जाता है, कोचर्स फॉरसेप्स से कॉर्ड के लिए ट्रैक्शन दिया जाता है, बांधा जाता है, ताकि ब्लड लॉस को मिनिमाइज कर सकें।
नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो फंडल प्रेशर है, फंडल प्रेशर इस तरीके से दिया जाता है, दैट मीन्स मैनुअली अप्लाइंग प्रेशर और पुशिंग डाउनवर्ड एट द टॉप ऑफ द मदर्स यूट्रस। जब डॉक्टर कहते हैं पुश करो, उसी टाइम पर ये जो नर्सेस होती हैं वो क्या कर सकती हैं, या फिर डॉक्टर्स भी फंडल प्रेशर दे सकते हैं यूट्रस को नीचे की तरफ। हमेशा फंडल प्रेशर कहाँ दिया जाता है, डाउनवर्ड साइड, दैट मीन्स नीचे की तरफ यूट्रस को प्रेशर दिया जाता है। इस जो प्रोसीजर है फंडल प्रेशर, इसको जेंटल असिस्टेड पुशिंग प्रोसीजर के नाम से भी जाना जाता है। जेंटल असिस्टेड पुशिंग प्रोसीजर, जिसमें क्या किया जाता है कि नर्सिंग स्टाफ होता है, नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, स्टाफ नर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यूट्रस को पुश करते हैं डाउनवर्ड साइड। यदि मदर अनेबल है, पुश नहीं कर पा रही है, बट कर भी रही बट इनफ नहीं है उतना, तो तब क्या दिया जाता है, फंडल प्रेशर दिया जाता है। कहाँ से, यूट्रस को नीचे की तरफ डाउनवर्ड साइड क्या किया जाता है, डाउनवर्ड एट द टॉप ऑफ द मदर्स यूट्रस क्या किया जाता है, पुश किया जाता है। तो क्या कहलाता है, फंडल प्रेशर। यहाँ पे 3 इमेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना, इट्स अ फंडल प्रेशर एंड दैट्स अ कॉन्ट्रैक्शन एंड वन मोर है जो यहाँ पर इमेज दी हुई है, ये क्या है, बाई मैनुअल मसाज। इसमें 2 हैंड यूज़ किए जा रहे हैं, तो आप याद रखें पाल्मर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, बाय मैनुअल एग्जामिनेशन भी हम इसको कह सकते हैं। और जो यहाँ पर अदर है ये क्या है, तो यह कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड जो यहाँ पर दिया जा रहा है क्या है, दोनों हाथ से इस तरीके से क्रॉस उसमें, तो क्या है, फंडल प्रेशर। नेक्स्ट, टाइम ऑफ ओवुलेशन कोरेस्पॉन्ड्स टू, ओवुलेशन के टाइम पर कौन सा हार्मोन है जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑप्शन में प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई, एंडोमेट्रियल वॉल इज स्लग्ड, ब्लड लेवल ऑफ LH इज हाई, ऑक्सीटोसिन लेवल इज हाई। तो टाइम ऑफ ओवुलेशन के टाइम पर कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इस टाइम पर जो हार्मोन है वो होगा प्रोजेस्टेरोन लेवल इज हाई, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है, तो प्रोजेस्टेरोन को जनरली ओवरीज का जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये सीक्रेट करता है। और प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत क्यों होती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत जो स्टार्टिंग स्टेज होती है प्रेगनेंसी में, उसके लिए जो प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग स्टेज होती है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ओवुलेशन के टाइम पर कौन सा हार्मोन हाई होगा लेवल, तो होगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ओवरी का जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरोन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ साथ जो प्रोजेस्टेरोन है इसकी ज़रूरत प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी को डेवलप करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है प्रोजेस्टेरोन की। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्रग्स एंड एक्सरे शुड बी अवॉइडेड इन विच ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के कौन से ट्राइमेस्टर में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अवॉइड की जाती है, एक्सरे को अवॉइड किया जाता है, तो कौन सा ट्राइमेस्टर होगा। ऑप्शन में सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जनरली जब हैंड का एक्सरे किया जा रहा हो, लोअर में जो नी के नीचे लेग का एक्सरे किया जा रहा हो, तो उस टाइम पे कम अफेक्ट होगा। बट किस ट्राइमेस्टर में बिल्कुल तरीके से ही हमें एक्सरे को अवॉइड करना होगा, तो होगा फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनेसिटी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। टेरेटोजेनेसिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि कुछ भी ऐसी ड्रग्स या फिर कुछ एक्सोजीनस एजेंट्स होंगे जो फीटल एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जब अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी हो। कब, ये जनरली जो एक्सरे है, कुछ मेडिसिन है जिनको हम टेरेटोजेनेटिक मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, तो क्या कर सकती हैं, बेबी में फीटल एबनॉर्मलिटीज़ और कंजेनाइटल डिफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं। तो इसीलिए क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये क्यों किया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर बेबी के जो मेजर ऑर्गन होते हैं वो डेवलप होते हुए स्टार्ट होते हैं। तो इस टाइम पर क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सबसे ज़्यादा बेबी में एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फीटल एबनॉर्मलिटी होने के। तो इसीलिए अवॉइड तो तीनों स्टेज में किया जाना चाहिए, बट फर्स्ट स्टेज क्या है, ज़्यादा सीरियस हो सकती है बेबी के लिए, कोई भी ऑर्गन अफेक्ट हो सकता है रेडिएशन के कारण, एक्सरे रेडिएशन के कारण। तो इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड किया जाना चाहिए। बट जितना यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट है जो ट्राइमेस्टर होगा, बट यदि रियल लाइफ में बात करते हैं तो तीनों स्टेज में क्या किया जाता है, एक्सरे को अवॉइड किया जाता है। बट जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तभी डॉक्टर प्रेफर करेंगे
बट एक्सरे, MRI, ये सभी चीज़ें क्या की जाती हैं, अवॉइड की जाती हैं प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज, इन अ रेस्टोरेंट अ पर्सन सडनली कोलैप्स choking while eating the food. The ideal method to clear the airway is to use which of the following method? तो यहाँ पर यदि कोई पर्सन रेस्टोरेंट में खाना खाने का सडनली कोलैप्स हो गया है, चोकिंग हो रही है जब वो अपना खाना खा रहा है, तो यहाँ पर आइडियल मेथड क्या होगी उसके एयरवे को क्लियर करने के लिए? ऑप्शन में जाथस मैन्यूवर, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, हेमरिच मैन्यूवर या फिर वाल्साल्वा मैन्यूवर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चोकिंग हुआ है, जब खाना खाते टाइम चोक हुआ है, कोलैप्स हो गया है पर्सन, तो यहाँ पर जो एयरवे क्लियर करना है हमें, तो एयरवे क्लियर करने के लिए यहाँ पर 3 मेथड, जाथस्ट, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट एंड हेमरिच मैन्यूवर। बट जो यहाँ पर चोक होने के कारण हुआ है, तो एक कौन सी मेथड हम यूज़ करेंगे, हेमरिच मैन्यूवर। हेमरिच मैन्यूवर से हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो जाथस्ट एंड हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है, ये होती हैं जनरली ऐसे केस में जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो और साथ ही साथ एक्सीडेंटल केसेस में जनरली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन यूज्ड व्हेन केयरिंग ऑफ अ रूबेला पेशेंट। जब आप रूबेला पेशेंट की केयर कर रहे हो तो कौन से प्रिकॉशन लेंगे? ऑप्शन में है ड्रॉपलेट, कॉन्टैक्ट, यूनिवर्सल या फिर हैंड वॉशिंग। तो रूबेला जो इन्फेक्शन है क्या है, वायरल इन्फेक्शन है। तो जब भी हम किसी वायरल इन्फेक्शन के पेशेंट की केयर करते हैं तो हमें ड्रॉपलेट, जब कोई ऐसी डिसीज़ क्या हो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैल रही हो, तो उस टाइम पे हमें कौन सा प्रिकॉशन लेना चाहिए? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें ड्रॉपलेट प्रिकॉशन ही अपनाना होगा। तो रूबेला का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, रूबेला वायरस, जिसको जर्मन मीजल्स के नाम से भी जाना जाता है, और एक कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है। और इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो होते हैं रेड रेसेस देखने को मिलेंगे, डिस्टिंक्टिव रेड रेसेस बॉडी पर देखने को मिलेंगे। तो रूबेला के पेशेंट में हमें कौन से प्रिकॉशन लेना है? ड्रॉपलेट, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ही है। कफिंग, स्नीजिंग जैसे कोविड में अभी हम प्रिकॉशन लेते हैं स्पेशली मास्क पहन के, सेम थिंग, तो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन हमें लेना होगा। नेक्स्ट इज, ऑन विच डेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व द वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो WHO के द्वारा जो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे है हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन में 24 मार्च, 24 अप्रैल, 7 अप्रैल या फिर 14 नवंबर। तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब मनाते हैं? हम हर साल वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाते हैं 24 मार्च को। कब मनाते हैं? 24 मार्च को। नेक्स्ट इज, विच एनिमल इज एम्पलीफायर फॉर जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए जो एनिमल है एज एन एम्पलीफायर का काम करेंगे, दैट मीन्स यदि से सबसे ज़्यादा स्प्रेड होगा तो वो क्या होगा? ऑप्शन में काऊ, मंकी, पिग या फिर कैट। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इंडिया में बहुत ही रेयरली होता है। तो यहाँ पर जो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के लिए एज एन एम्पलीफायर का काम करेंगे मोंगी, पिग्स, पिग, हॉर्स एंड डंकी। तो ये क्या होते हैं? एज एन एम्पलीफायर का काम करेंगे। बट ऑप्शन में है पिग, तो आप यहाँ पिग को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी। इनमें से कौन सी है जो प्रोटीन की कमी के कारण होगी? ऑप्शन है एनीमिया, क्वासियोरकर, हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो प्रोटीन डेफिशिएंसी है यहाँ पर वो क्या है? क्वासियोरकर। हाइपरथायरॉयडिज्म थायराइड की डेफिशिएंसी है, एंड थायराइड हार्मोन की। एनीमिया में ब्लड के कमी के कारण हो गए, अलग अलग टाइप के एनीमिया होते हैं फिर। तो यहाँ पर प्रोटीन की कमी के कारण क्या होगा? क्वासियोरकर। यहाँ पर डिफरेंस भी दिए हुए हैं और ये कब देखने को मिलेगा? तो मरासमस और क्वासियोरकर ये दोनों क्या हैं? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के टाइप हैं। तो क्वासियोरकर और मरासमस में एक माइनर डिफरेंस हमेशा एग्जाम में आता है कि क्वासियोरकर जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है उनमें होता है, मरासमस उनमें होगा जिनमें प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डेफिशिएंसी हो, तब मरासमस। बट जनरली मरासमस में कैलोरीज डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो यहाँ पर एज भी एग्जाम में आती है, तो मरासमस जनरली लेस देन 1 ईयर एज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड जो टाउन और सिटी के बच्चे हैं, जो बड़ी सिटी में बच्चे रहते हैं, उनमें देखने को मिलेगा। अकर्स ड्यू टू अर्ली एब्रप्ट वीनिंग। और कब देखने को मिलता है मरासमस? जनरली जब बच्चों को अर्ली एज में ही वीनिंग स्टार्ट करवा दी जाती है। क्वासियोरकर होगा 1 से 3 साल के बच्चों में, रूरल एरिया में होगा,
लेट ग्रेजुअल वीनिंग के कारण, यदि आपने लेट जो वीनिंग फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड बच्चों को दिया जाता है वो लेट स्टार्ट किया हो। यहाँ पर दो इमेज दी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्वासियोरकर एंड दिस वन इज मरासमस। तो क्वासियोरकर क्या होगा कि जब आपके खाने में प्रोटीन की कमी होगी तब होगा, मरासमस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी के कारण होगा। और जो क्वासियोरकर है जनरली 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चों में होगा, बट मरासमस लेस देन अंडर 1 ईयर ऑफ एज में होगा। इसमें सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व्ड, क्या होगा, सबक्यूटेनियस फैट इज प्रिजर्व्ड बट इन मरासमस इट्स नॉट प्रिजर्व्ड। एडिमा प्रेजेंट होगा क्वासियोरकर में। ये दो चीजें याद रखें, एग्जाम में हमेशा आती हैं क्वासियोरकर और मरासमस को लेके, क्वासियोरकर में एडिमा होगा या नहीं। तो क्वासियोरकर में एडिमा होता है बट मरासमस में नहीं होगा। लार्ज फैटी लिवर होगा क्वासियोरकर में बट मरासमस में ऐसा नहीं होगा। रिप्स आर नॉट वेरी प्रोमिनेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मरासमस का जो बच्चा है, यहाँ सॉरी क्वासियोरकर का बच्चा है, यहाँ पर रिप्स यहाँ पर पूरे तरीके से शो नहीं हो रही हैं, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मरासमस में डिक्रीज सबक्यूटेनियस फैट एंड प्रोमिनेंट बोन्स एंड रिप्स एंड लेथार्जिक रहेगा बच्चा, अलर्ट और इरिटेबल होगा। मरासमस का जो बच्चा होगा अलर्ट होगा बट इरिटेटेड होगा। मसल वास्टिंग माइल्ड और एब्सेंट, इसमें सीवियर मसल वास्टिंग होगा, मसल्स रहेगी ही नहीं। पुअर एपेटाइट होगी, बट जो मरासमस का बच्चा होगा खाएगा बहुत ज़्यादा, वोरेसियस फीडर, बहुत ज़्यादा खाएगा। सफरिंग फ्रॉम क्वासियोरकर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, तो जो बच्चा क्वासियोरकर है प्रोटीन की कमी के कारण तो उसको प्रॉपर प्रोटीन दे के हम ट्रीट कर सकते हैं। पर जो मरासमस का बच्चा है उसको प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, हमें सभी चीज़ें देनी होगी, क्योंकि उसकी हालत आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ना तो फैट बचा है, ना कार्बोहाइड्रेट बचा है, ना ही प्रोटीन है और ना ही कैलोरी बची है। तो इसके लिए हमें सभी चीज़ें देनी होंगी जिससे जो कैलोरी की ज़रूरत है वो कंप्लीट हो पाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच इज़ द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो यहाँ पर लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, ग्लार्जिन, एनपीएच, रेगुलर या फिर लिस्प्रो। एग्जाम में शॉर्ट एक्टिंग पूछ सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कौन सा है, तो वो है ग्लार्जिन। यहाँ पे आप टाइप देख सकते हैं, 3 टाइप के होंगे, रैपिड एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। तो रैपिड एक्टिंग आता है तो लिस्प्रो, एस्पार्ट या फिर ग्लूसिनिन। एंड इफेक्टिव कब के लिए रहेंगे, 3 से 4 घंटे के लिए जो रैपिड एक्टिंग है। शॉर्ट एक्टिंग 4 से 4 घंटे के लिए इफेक्टिव होंगे। और यहाँ पर इनको क्या कहा जाता है, रेगुलर इंसुलिन कहा जाता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इनको क्या कहा जाता है, रेगुलर इंसुलिन, जो कि 4 से 6 घंटे के लिए इफेक्टिव होंगे। इंटरमीडिएट 10 से 16 घंटे के लिए रहेगा एनपीएच, लेंटे रहेगा 12 से 18 घंटे के लिए। लास्ट में आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में क्या है, अल्ट्रा लेंटे जो रहेगा 18 से 24 घंटे के लिए। और लॉन्ग एक्टिंग में ही आएगा ग्लार्जिन इंसुलिन जो कि 24 आवर के लिए इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो ग्लार्जिन है इसकी क्या है, कोई पीक एक्टिविटी अवेलेबल अभी तक नहीं है। ग्लार्जिन हैज़ नो पीक एक्टिविटी। तो इफेक्टिव ड्यूरेशन कितना है इसका, 24 आवर। और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है एनपीएच, क्या है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है। रेगुलर क्या है, शॉर्ट एक्टिंग है। और रैपिड एक्टिंग में क्या आएगा, लिस्पेरो एंड एस्पार्ट ग्लूसिनिन। नेक्स्ट इज कैटाइन प्रेजेंट मोस्टली इन प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में कौन से कैटाइन प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जो कैटाइन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में वो होते हैं सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ये क्वेश्चन आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। क्वेश्चन इन 2021 द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे इज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। हु डिसाइड द थीम ऑफ नर्सेज डे। तो यहाँ पर 2021 की जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस है, नर्सिंग डे है, इसकी थीम रखी गई है अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो ये थीम है जो नर्सेज डे की, कौन डिसाइड करता है हर साल। सबको पता है कि WHO अलग अलग चीज़ों की थीम डिसाइड करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे की जो थीम रखी गई है इसको किसने डिसाइड किया है, कौन हमेशा इसको डिसाइड करता है। ऑप्शन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस, UNDP या फिर यूनिसेफ। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जिनका आज UPCHO के लिए पेपर है, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दोज जो भी लोग पेपर देने जा रहे हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।